मशहूर और तजुर्बे कार एंकर कामरान खान ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ट्वीट के जरिए निहायत मुफीद मशवरा दिया है कि अगर जनरल फैज ने फौजी डिसिप्लिन तोड़ा और आर्मी चीफ को धोखा दिया है तो भरपूर कार्रवाई की जाए, वरना जैसे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने दस्ते रास्त फैज का दिफा करते थे, वैसे ही जनरल आसिम मुनीर भी फैज का दिफा करें। पेशतर इसके कि कामरान खान के मशवरे पर अमल करते हुए मौजूदा आर्मी चीफ भी जनरल बाजवा के नक्शे कदम पर चलते हुए जनरल फैज का दिफा करने के लिए कमर कस लें। कुछ मामलात और वजूहात पर अब बात हो ही जाए कि क्या जनरल फैज ने डिसिप्लिन तोड़ा या नहीं, और जनरल बाजवा जिन खास वजूहात और जाती मफादात की खातिर जनरल फैज के दिफा के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहते थे, क्या वो मुश्तरका मफादाती सिस्टम अब भी वैसे ही चल रहा है जैसे बाजवा डॉक्ट्राइन के बदनामे जमाना दौर में चल रहा था? मई 2017 में बावजूद डॉक्ट्राइन के आला और अरफा मकासद हासिल करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के 5 हम ख्याल जजेस पूरी तनदेही से पैनामा में से इकामा निकाल कर नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से बरतरफ करने के 2 साल प्लान के आखिरी मराहिल तय कर रहे थे, तो जनरल फैज और उनके हवारियों ने सोचा क्यों ना इस गरम तंदूर में अपनी भी अरबों रुपए की 2 चपातियां लगा ली जाए। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से एक मंसूबा बना और इस्लामाबाद में मौजूद दहशतगर्दों के इंतहाई खतरनाक गैंग को पकड़ने का ऑपरेशन प्लान किया गया। मेरे मोहल्ले F11 में 12 मई 2017 को नमाज फजर से कुछ देर पहले रेंजर्स की दर्जनों गाड़ियों, ट्रकों और एम्बुलेंसेस का कॉन्वॉय 100 से जायद मशीन गनों से मुसल्लह सोल्जर्स के साथ दाखिल हुआ। ऑपरेशन के तयशुदा प्लान के तहत गाड़ियां F11 की मुख्तलिफ गलियों में दाखिल हुई और एक मुकर्ररा वक्त पर 4 घरों को घेरे में ले लिया गया। ऑपरेशन फैजी रद्दुल दहशतगर्दी का आगाज F11-4 में रमेश सिंह अरोड़ा के घर से हुआ। दीवारें फलांग कर मुसल्लह वर्दी पोश और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद घर के अंदर लकड़ी का दरवाजा तोड़कर कमरों में घुस गए। रमेश सिंह, जो कि पंजाब असेंबली के अकलियती मेंबर थे और उनका खानदान करतारपुर सिंह गुरुद्वारा के नस्ल दर नस्ल निगरान है, खुद उस वक्त करतारपुर गए हुए थे। घर में कोई और मर्द भी ना था, सिर्फ उनकी बीवी, छोटे बच्चे, उनकी बेवा बहन और उसके छोटे बच्चे सो रहे थे। सबको घसीटकर बेडरूम से निकाला गया और उन डरी सहमी औरतों और खौफजदा बच्चों से तफ्तीश शुरू हुई कि वकार किधर है। अब वकार तो वहां कोई था नहीं, तो मिलता कैसे? कुछ ही देर में इंतहाई तरबियत याफ्ता और बेहतरीन इंटेलिजेंस और हथियारों से मुसल्लह नंबर 1 अफसरान को एहसास हुआ कि वो गलत घर में घुस गए हैं और जिस घर में उन्हें जाना था वो रमेश के घर के सामने सड़क के दूसरी तरफ था। फौरन ही वहां से पसपाई इख्तियार की गई, लेकिन औरतों, बच्चों की नफ्सियात और मोहल्ले में उनकी इज्जत और साख को जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका था। रमेश सिंह ने उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार को खत लिखा कि ISI और रेंजर्स के अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने उनकी चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की है। लेकिन बाजवा डॉक्ट्राइन के मरकजी सुतून जनरल फैज को टच करने की जुर्रत किसमें थी? चंद गलियां छोड़कर रेंजर्स और ISI के तकरीबन 100 अफसरान और मुसल्लह जवान एक और घर की दीवारें फलांग कर और दरवाजे तोड़कर वहां मौजूद घर वालों को यरगमाल बना चुके थे। इर्द गिर्द के सब लोग इस घर के मकीनों को जानते थे, आना जाना था, इज्जत थी, लेकिन आज उसी घर का सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अफसरान और अहलकारों ने मुहासरा किया हुआ था। बाहर रंग बिरंगी जलती बुझती लाइटों वाले डाले, ट्रक और एम्बुलेंसेस खड़ी थी। पूरा मोहल्ला जाग चुका था और परेशान था कि इतने बड़े दहशतगर्द उनके हमसाये हैं और उन्हें पता ही नहीं चला। अंदर तमाम घर वालों को मेन लाउंज में जमा करके उनके हाथ पैर बांध दिए गए। 10 साल के एक बच्चे ने जब उन लोगों से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसको जमीन पर पटक कर उसके मुंह पर बूट रखकर उसे बताया गया कि तुम्हारा बाप दहशतगर्द है। दहशतगर्द बाप इस्लामाबाद रावलपिंडी के संगम पर मोटरवे के किनारे हजारों एकड़ पर फैली निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक था, जिसकी कीमत खरबों में थी। और इस दहशतगर्द को सिर्फ 4 हफ्ते पहले पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले जिम्मेदार बिजनेसमैन का अवार्ड दिया था। उस दहशतगर्द के घर में उसके 75 साल ससुर से लेकर 2 साल के बच्चे और बच्चियों समेत 8 लोग थे। ससुर हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और उसके 20 साल के साले को हाथ पांव बांधकर पहले घर में तशद्दुद किया गया, गंदी गालियां दी गई और फिर सर मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर रेंजर्स की गाड़ियों में फेंका गया। घर का कीमती सामान, कैश, करेंसी, कागजात और लाइसेंसी असलहा ट्रकों में डाला और कश्मीर हाईवे पर गोलड़ा के करीब एक कॉम्प्लेक्स के तहखाने में शिफ्ट कर दिया गया। चीफ साहब, आपको पता ही होगा ये जगह किसके पास है। F11 के 2 मजीद घरों में ऐसा ही ऑपरेशन किया गया और वहां से हाउसिंग सोसाइटी के 2 अफसरान को भी बेईमाना तरीके से यरगमाल बनाकर उसी तहखाने में शिफ्ट कर दिया गया। वहां पर अगले कई दिन और रात तफ्तीश की आड़ में ससुर और हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और उसके 2 एग्जीक्यूटिव्स पर 3rd डिग्री तशद्दुद किया गया और बजाय दहशतगर्दी का पूछने के उसकी हाउसिंग सोसाइटी के कागजात की मलकियत बारे पूछते रहे।
चंद दिनों बाद जब उन्हें लगा कि इस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का दिमाग ठिकाने आ गया है, तो इसको एक और कमरे में ले जाया गया, जहां उसके सामने उसकी हाउसिंग सोसाइटी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागजात रखे गए और उसे हुक्म दिया गया कि इस पर दस्तखत करो। उन कागजात में प्रॉपर्टी की 50% ट्रांसफर किसी नजफ नामी शख्स के नाम पर और बकिया 50% ट्रांसफर लंदन की एक रिहायशी मासूमा के नाम पर मुंतकिल की गई थी। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने दस्तखत करने से फिर इनकार कर दिया। मजीद तशद्दुद सहना पड़ा, लेकिन वो ना माना। आखिरकार उस पर 780A के तहत दहशतगर्दी और धमाका खेज मवाद रखने का पर्चा काटकर CTD पिंडी के हवाले कर दिया गया। अगले 3 साल केस चलता रहा, जिसमें वो न सिर्फ बाइज्जत बरी हुआ, बल्कि हाई कोर्ट ने भी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला बरकरार रखा और अब अपील सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दी जा रही है। लेकिन जजेस अपनी सियासत में मसरूफ हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के तफसीली फैसले में झूठे इल्जामात लगाने पर प्रोसिक्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। फैसला पढ़ने के बाद एहसास होता है कि इस वतन में कितना जुल्म और नाइंसाफी है, लेकिन हमारा गला सड़ा अदालती निजाम दहाइयों बाद भी इंसाफ देने से कासिर। बूढ़ा 75 साल का ससुर जो अपनी बेटी और उसके बच्चों से मिलने 2 दिन के लिए कराची से आया था, वो ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद को बर्दाश्त न कर सका और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया। कभी इस्लामाबाद वापस न आया और 2 साल बाद अपने केस फाइल उठाकर अल्लाह की अदालत में पेश हो गया। तमाम फैमिली मेंबर्स 3 साल के लिए बैरूने मुल्क चले गए और अपने नफ्सियाती मसाइल का मदावा करवा के वापस आए। ये वाकया बाजवा डॉक्ट्राइन के दौरे फैजी की देग में से चावल का सिर्फ एक दाना है, जिससे अंदाजा हो सकता है कि सरकारी ओहदे और वर्दी की आड़ में माल समेत फाशिज्म किस किस लेवल पर जारी था। इससे पहले भी जब जनरल रिजवान DGISI था, तब 4 निजी टीवी चैनल्स के मालिक को इस्लामाबाद से रात की तारीकी में उठा लिया गया और उसको भी एक सेफ हाउस के तहखाने में बंद रखकर तब तक जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया जब तक उसने अपने टीवी चैनल्स की मलकियत की ट्रांसफर के कागजात पर दस्तखत नहीं कर दिए। जब तक वो मीडिया ओनर यरगमाल रहा, उसके घर वालों को कोई खबर नहीं थी कि वो कहां हैं। फैमिली हमेशा के लिए खौफजदा और नफ्सियाती मरीज हो गई। उन टीवी चैनल्स का कब्जा पहले एक होटल चेन के मालिक और उसके मुलाजिम, जो आजकल तमाम टीवी चैनल्स पर अपना एस्टेब्लिशमेंट टीम इमरानी तज्जिया बयान बांटता है, और फिर बाद में एक प्रॉपर्टी टाइकून को दे दिया गया, जिसने एक और एस्टेब्लिशमेंट टीम इमरानी बयान बांटने वाले एंकर को उसका मुख्तार कुल बना दिया। और फिर कुछ अरसे बाद पैसा हजम और खेल खत्म। लेकिन इस दरमियानी वक्फे में उन टीवी चैनल्स और तज्जिया निगारों ने नवाज शरीफ को गद्दार और करप्ट करार देकर हटाने और इमरान खान को मसीहा बनाकर पेश करने की प्रोपेगेंडा मुहिम में भरपूर हिस्सा डाला। 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पर झूठ और बोहतान के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में नफरत और जहर भरकर पाकिस्तानी मुआशरे को तकसीम कर दिया गया। जनरल पाशा और जनरल जहीर के सुनहरी दौर में भी अगवा बराए तावान की डॉक्ट्राइन इस्लामाबाद में बड़े जोर और शोर से जारी रही और उसका कोई तोड़ ना कर सका। एक बिजनेसमैन जिसका ग़िज़ाई अजनास का कारोबार है और वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले शहरियों में भी शामिल है, एक दिन शाम को दफ्तर से F8 घर जाने के लिए निकला तो अचानक रास्ते से गायब हो गया। ढूंढिया मची तो गाड़ी रात को एक वीरान सी सड़क से मिली, लेकिन गाड़ी वाला गायब। घर वालों से किसी ने राब्ता किया और कहा कि अगर उसे लाश की बजाय जिंदा हालत में वसूल करना है तो 40 करोड़ रुपयों का बंदोबस्त कर ले। उस कारोबारी शख्स को बगैर किसी रुकावट के इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान पहुंचा दिया गया था। इस दौरान बातचीत होती रही और आखिरकार अगवाकार, जो अपना ताल्लुक एक इंतहा पसंद मजहबी तंजीम से बता रहे थे, मुख्तलिफ ताकतवर सरकारी और मजहबी शख्सियात की सिफारिश, महारत और गारंटी से 8.5 करोड़ रुपए के तावान लेने पर राजी हो गए। याद रहे कि उस वक्त $1 सिर्फ 80-90 रुपए के दरमियान था। एक वीरान और महफूज जगह पर मगवियान को रकम अदा करके बिजनेसमैन को जिंदा वसूल कर लिया गया। जिस घर के जिस कमरे में इस बिजनेसमैन को रखा गया था, वहीं उसी जगह कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के एक मशहूर मनी चेंजर को भी अगवा करके मेहमान बनाया गया था। वो भी 2 करोड़ रुपए अदा करके रिहा हुआ। चीफ साहब, जितने लोगों का मैंने यहां जिक्र किया है, मैं उन सब से बार बार मिलकर इन वाकयात की तस्दीक कर चुका हूं, लेकिन खौफ का ये आलम है कि सिवाय रमेश सिंह अरोड़ा के तमाम लोगों ने कहा कि हमारा नाम ना लिखना, क्योंकि रिटायर्ड होने वाले फिरौनों की बाकियात अब भी इदारों के अंदर बैठी हैं और उनको, उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन फिर भी चंद लोग अभी हैं जो अपने साथ होने वाले जुल्म के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना चाहते हैं और मुद्दई बनने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि एस्टेब्लिशमेंट खुद एहतसाब का आगाज करे और जैसा कि कामरान खान ने मशवरा दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सोचें कि अगर कौम के टैक्सों से ली गई वर्दी, असलहा और सरकारी पोजीशन पाकिस्तान के टॉप के टैक्स पेयर्स से नाजायज तौर पर माल हथियाने, उनके कारोबार या जमीनों पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल होना है, तो फिर इस मुल्क में बिजनेस कौन करेगा, टैक्स कौन देगा